बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बड़े बड़े बूट, ढीली पैंट, तंग कोट, हिटलर जैसी मूछें, मोटी मोटी आंखें, घुंघरियाले बाल, सर पर बाउलर हैट और हाथ में छड़ी थामे मिजाहिया और खामोश फिल्मों से उरूज पाने वाले अदाकार चार्ली चैपलन अपने मुनफरिद तर्ज़े अदाकारी से बेहद मकबूल हुए, जिसमें वो मैज अपनी हिस्से मिज़ा और जज्बात का इस्तेमाल करते हुए ही शायकीन को महजूज करते थे। नाज़रीन, उनको इस मुनफरिद अंदाज की अदाकारी का बानी कहा जाए तो गलत ना होगा और उनका शुमार 20वीं सदी के मकबूल तरीन अदाकारों में होता था, जिनके चाहने वाले आज भी उनकी मुनफरिद मिजाहिया फिल्मों से लुत्फ अंदोज होते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको चार्ली चैपलन की जिंदगी के दिलचस्प हकायक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस अजीम फनकार की मौत कैसे वाक़ हुई, चार्ली चैपलन की मौत के बाद उसकी मैयत से क्या सलूक किया गया और चार्ली चैपलन की कब्र पर 6 फुट मोटी कंक्रीट की तय क्यों डाली गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, 16 अप्रैल सन 1989 को बरतानिया में पैदा होने वाले चार्ली चैपलन 5 साल की उम्र में ही स्टेज पर जलवागर हुए और इस फनकार को अपने ही मुल्क बरतानिया में कोई पहचान न मिली तो इसने मुफलिसी की जिंदगी छोड़कर न्यूयॉर्क में अपने फन से खूब नाम कमाया। उन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया, 72 फिल्में लिखी, 7 डायरेक्ट की, जबकि तकरीबन 31 फिल्में प्रोड्यूस की। उनकी बतौर डायरेक्टर और फिल्म साज 2 फिल्में गोल्ड रश और सिटी लाइट्स दुनिया में अब तक बनाई जाने वाली 10 बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती हैं। नाज़रीन, 1929 में पहली ऑस्कर अवार्ड तकरीब में उन्हें फिल्म द सर्कस पर बेहतरीन अदाकारी, हिदायतकारी, फिल्म साजी और स्क्रिप्ट में महारत पर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला और हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर के खिताब से भी नवाजा। नाज़रीन, फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर को अक्टूबर सन 1940 को न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज किया गया। उस वक्त यूरोप में दूसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी थी। उस दौर की हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में चार्ली चैपलन का शुमार बड़े अदाकारों में होता था। उनको फिल्म में कास्ट करने पर कई नाकिदीन ने हैरत का इजहार किया था, क्योंकि चार्ली चैपलन की ये पहली बोलती फिल्म थी और उसका सियासी मौजू था। इस फिल्म का मरकजी ख्याल नाजियों की नकल उतारना और उन पर तंज करना था। तारीख के ये दोनों किरदार अप्रैल सन 1889 में पैदा हुए, यानी जिस साल चार्ली चैपलन पैदा हुए उसी साल हिटलर भी पैदा हुआ था। इन दोनों के जिस्मानी खदोखाल भी मिलते जुलते थे। इस फिल्म के मुसन्निफ विलियम वाल्टर क्रूज तब म्यूनख में रहते थे और वहीं उन्होंने पहली मर्तबा मखसूस मूछों के साथ हिटलर को बाजार में चलते हुए देखा था और एक दुकानदार ने क्रूज को हिटलर के बारे में चंद बुनियादी मालूमात फराहम की थी। उस दौर में चार्ली चैपलन को यहूदी भी करार दिया गया, हालांकि वो उस मजहब से ताल्लुक नहीं रखते थे। अंग्रेज सियासतदान और फिल्म साज एवर मॉन्टेगो का कहना है कि अदाकार चैपलन की तमाम फिल्में यहूदियों के साथ इजहार यकजहती की अक्कास थीं। उस फिल्म में नेशनल सोशलिज्म की नकाली की गई और चैपलन ने भरपूर अंदाज में हिटलर के किरदार को अदा किया। अपनी पहली बोलती फिल्म में चार्ली चैपलन ने हिटलर की तकरीर और आवाज के अंदाज को जानदार तरीके से निभाया और जर्मन जुबान की भी शानदार अदायगी की। उस किरदार के हवाले से अदाकार चैपलन का खुद भी कहना था कि खुद को अहम समझने की अदाकारी एक मुश्किल अमर था। नाकिदीन के मुताबिक फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर तंजिया जुमलों, अलमिये और इंसानी दुख का भरपूर इम्तिजाज था और उसका मरकजी किरदार सिर्फ चैपलन ही अदा कर सकते थे। नाज़रीन, चार्ली चैपलन का असल नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलन था। वो 16 अप्रैल 1889 को इंग्लैंड में पैदा हुआ। उसके वालिदैन बरतानिया के मौसीकी के हालों की रिवायत से ताल्लुक रखने वाले फनकार थे। उसका बाप चार्ल्स स्पेंसर चैपलन सीनियर एक सदाकार और अदाकार था और उसकी मां हेना स्पेंसर एक गुलकारा और अदाकारा थी। उन दोनों में उस वक्त अलहदगी हो गई जब चार्ली की उम्र 3 साल से भी कम थी। उसने अपने माँ बाप से गाने की तरबियत हासिल की।
1891 کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ چارلی اور اس کا بڑا سوتیلا بھائی سڈنی اپنی ماں کے ساتھ لندن میں رہتے تھے۔ ناظرین، دنیا کے پہلے ہر دل عزیز عالمی شہرت یافتہ سٹار چارلی چپلن کی شاندار صحت ان کی آخری فلم اے کاؤنٹیز فرام ہانگ کانگ کی تکمیل کے بعد 1960 کی دہائی کے آخر میں گرنے لگی اور 1972 میں انہیں اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی اور 1977 تک انہیں بولنے اور چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی اور انہوں نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ اپنی عمر کے آخری ایام انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے کنارے گزارے۔ ناظرین، 25 دسمبر کو پوری دنیا میں موجود مسیحی برادری جب کرسمس کی خوشیاں منا رہی تھی، بدقسمتی سے اسی دن اس عظیم فنکار کا بلاوا آ گیا۔ کرسمس کے موقع پر جب چارلی چپلن کے بستر مرگ کے قریب بیٹھے پادری نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ خداوند آپ کی روح پر رحم فرمائے، تو اس پر چارلی چپلن نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، یہ روح اسی کی تو ہے۔ یہی الفاظ چارلی چپلن کے آخری الفاظ بھی تھے۔ 1977 میں کرسمس کے موقع پر ان کے انتقال کی خبر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ چارلی چپلن کو سوئٹزرلینڈ میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، ابھی چارلی چپلن کو گزرے 3 مہینے ہی گزرے تھے اور چارلی چپلن کے جانے کا غم ان کے مداحوں کے لیے ابھی تازہ ہی تھا کہ انہیں ایک اور ناقابل برداشت بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 مارچ 1978 کو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے مقام پر ایک واردات عمل میں آئی۔ سوئس کاریگروں کے ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان نے، جو کہ ان دنوں بے روزگار تھے، انہوں نے ایک منصوبے کے تحت دنیا کے مشہور ترین اداکار چارلی چپلن کی میت چرا لی، اور وہ میت چارلی چپلن کی انہوں نے ان کے خاندان سے ناجائز طور پر رقم ہتھیانے کے لیے چرائی تھی، جو کہ واپس کرنے کے بدلے میں انہوں نے 6 لاکھ سوئس فرانک طلب کیے تھے۔ ناظرین، یہ صورتحال اتنی مضحکہ خیز تھی کہ ان کی کسی فلم کا حصہ معلوم ہوتی تھی، مگر پولیس کی مسلسل کوششوں سے یہ سازش ناکام ہو گئی۔ چارلی چپلن کو 11 ہفتوں کے بعد جھیل جنیوا کے قریب سے برآمد کر لیا گیا۔ ناظرین، چوروں کو گرفتار کر لیا گیا اور میت کو دوبارہ دفنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور پھر چارلی چپلن کے جسم کو دوسری جگہ گہری قبر میں دفنایا گیا تھا اور قبر پر 6 فٹ موٹی کنکریٹ کی تہ ڈال دی گئی تھی تاکہ مستقبل میں کوئی دوبارہ ایسی کوشش نہ کرے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔